आज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आप नर्व सेल में देखे हुए थे, नर्व सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़े हुए हैं कि नर्व सेल में यह जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। उसके बाद इसके अंदर में यह जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। इसको कहा जाता है यह फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। और इस पार्ट को कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। और ये पार्ट है साइनेप्टिक नर्व। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ से जैसे हम लोग देख रहे हैं कभी कभार अगर टच करते हैं तो क्या होता है, तो हमें हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। यह इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को रिसीव कौन करता है, यह इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में रिसीव होती है, इसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो इसका डेंड्राइट्स वाला पार्ट है, डेंड्राइट्स क्या करेगा, तो यहाँ पर जो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे टच करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। लेकिन यहाँ से इन्फॉर्मेशन कैसे आती है, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल होती है जिसको कहा जाता है रिसेप्टर, जो कि इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है। कहाँ तक, तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का काम करता है। अब ले जाने का काम करता है, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स की चर्चा करेंगे, और ह्यूमन बींग्स में हम लोग देखते हैं कि जितने भी सेल हैं सबों का अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। टिश्यू में अगर हम देखते हैं तो टिश्यू में कहा जाता है कि डिवीजन ऑफ लेवल के आधार पे बांटा गया है। हर एक सेल का अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन दिया गया है। कुछ सेल का काम है, जैसे कि अगर हम आरबीसी की बात करेंगे, आरबीसी सेल की बात करेंगे तो उसका काम है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम करना। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिव गैसेज हो गया, उसका काम हो गया वो ले जाना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना। सेकंड, मसल सेल्स का हम चर्चा करें, मसल सेल का काम है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस नर्व सेल की बात करेंगे तो नर्व सेल का काम है इंफॉर्मेशन को ले जाना, और यह जो वर्क दिया गया है उसके शेप के अकॉर्डिंग वर्क दिया गया है। तो यहाँ पे नर्व सेल में हम देखते हैं कि नर्व सेल का काम है रिसेप्टर वाले पार्ट से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और उसको ले जाने का काम करेगा साइनेप्टिक लोब तो जाएगी, और साइनेप्टिक लोब से जो पार्टिकुलर पार्ट है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ तक इसको ले जाने का काम करेगा। अब इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करेगा तो यह इन्फॉर्मेशन जनरेट कैसे होगी, यही चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे ये चार चीज़ समझना जरूरी है। अब फर्स्ट टर्म है पोलराइज्ड स्टेट। ये पोलराइज्ड स्टेट क्या होता है, जहाँ पर सेल के अंदर में जो पोटेंशियल होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की जो पोटेंशियल होती है वो कितना होता है उसके बारे में पहले समझते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी सेल की अगर हम चर्चा करेंगे, किसी भी सेल की अगर हम चर्चा करते हैं तो सेल के अंदर हमेशा निगेटिव चार्ज होते हैं। सेल के अंदर में निगेटिव आयन बहुत अधिक अमाउंट में होता है। क्यों होती है निगेटिव आयन? इसका रीजन है कि अगर हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल में क्या देखते हैं कि प्रोटीन का अधिक अमाउंट होता है। मतलब प्रोटीन प्रेजेंट रहने के कारण इसके अंदर में निगेटिव प्रोटीन प्रेजेंट रहने के कारण इनर सराउंडिंग में निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगी? इसका रीजन ये है कि सेल के अंदर में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और हमें पता है कि प्रोटीन के ऊपर में निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन के ऊपर में निगेटिव चार्ज होती है। आउटसाइड द सेल क्या होगा? सोडियम क्लोराइड में देखते हैं। अगर हम सेल के बाहर की बात करेंगे तो सेल के बाहर में सोडियम क्लोराइड
तो अगर हम सेल के अंदर का कंसंट्रेशन देखते हैं तो सेल के अंदर में निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन होता है। क्यों होती है? क्योंकि सेल के अंदर में प्रोटीन अधिक अमाउंट में होते हैं, तो प्रोटीन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए सेल के अंदर में नेगेटिव चार्ज आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर हम आउटसाइड द सेल की बात करेंगे तो आउटसाइड द सेल पॉजिटिव चार्जेस होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सेल के बाहर में आउटर सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है हमेशा। अब बात हम करते हैं कि अगर हम नर्व सेल का यहाँ पे चर्चा करें तो सेल के बाहर की तरफ से बाहर में सोडियम का कंसंट्रेशन, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। लेकिन सेल के अंदर का अगर हम बात करेंगे तो सेल के अंदर में पोटासियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, पोटासियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे बताया है कि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर में ज़्यादा है, यहाँ पर पोटासियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर में ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल कि हम रेस्टिंग पोटेंशियल की चर्चा करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने बताया है रेस्टिंग पोटेंशियल, तो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होगा कि सेल के अंदर जो निगेटिव आयन के जो कंसंट्रेशन होते हैं वह ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा? तो इसका एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए? रेस्टिंग पोटेंशियल इसके अंदर में -70 मिलीवोल्ट माइक्रोवोल्ट होता है, -70 माइक्रोवोल्ट प्रेजेंट होती है। और यह -70 माइक्रोवोल्ट जो इसका कंसंट्रेशन है, नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन इतना होना जरूरी है, तभी कोई भी सेल पोलराइज्ड स्टेट में रहेगा। लेकिन अगर इसी के कंसंट्रेशन में अगर चेंजिंग आ जाता है, सपोज यहाँ पे -70 है, -70 से अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन पोटेंशियल अगर यहाँ पे -60 हो जाए या -50 हो जाए या -20 हो जाए, अगर इस कंडीशन में पहुँच जाती है तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर कहा जा सकते हैं कि यह जो रेस्टिंग पोटेंशियल है पोलराइज्ड स्टेट में है, पोलराइज्ड स्टेट में नहीं रह पाएगा, वह अब कहाँ पे चला जाएगा? तो डीपोलराइज्ड स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि यह डीपोलराइज्ड स्टेट में क्यों जाती है, कब जाती है, कैसे जाती है, अब हमें उसके बारे में देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो पोलराइज्ड स्टेट है, अभी हमने बताया है कि सेल के अंदर में जो निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन है, निगेटिव जो प्रोटीन के ऊपर में है, निगेटिव आयन जो होना चाहिए वो -70 मिलीवोल्ट होना चाहिए। और -70 मिलीवोल्ट अगर होती है माइक्रोवोल्ट अगर जो होती इसके अंदर में निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन होगा तो इसका कहा जाता है पोलराइज्ड स्टेट। और इसी पोलराइज्ड स्टेट में पड़ा हुआ आता है जिसमें कि सेल के अंदर और बाहर का जो पोटेंशियल है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। अब होता क्या है, अब यह डिपोलाइज्ड स्टेट में कैसे जाएगा, कैसे यह डिपोलाइजेशन होगी? इसके लिए होता क्या है कि जैसे ही इम्पल्स हम लोग करते क्या है, कहीं से भी अगर थोड़ा सा टच होता है, चोट लगती है, तो यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होता है। इम्पल्स कैसे जनरेट होगी? तो जैसे यहाँ पर हमने चर्चा किया था रिसेप्टर का, जहाँ पर टच होती है, जहाँ पर चोट लगती है, तो वहाँ पर इम्पल्स जनरेट होती है और इस इम्पल्स को यह जो डेंड्राइट्स है उस इम्पल्स को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद होता क्या है कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में, आपने सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन का आपने पढ़ा हुआ था साइटोलॉजी में, जब सेल का आप पढ़े हुए थे तो सेल मेम्ब्रेन देखे हुए थे कि यह जो सेल मेम्ब्रेन बना होता है उसमें देखे हुए थे बाई लेयर ऑफ लिपिड्स होते हैं, बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आप पढ़े हुए थे कि सेल मेम्ब्रेन में बाई लेयर ऑफ लिपिड होता है और बीच बीच में क्या होता है, तो चैनल होते हैं जो कि आउटर मीडियम से सब्सटेंस से सेल के अंदर में इंटर करता है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, नर्व सेल का अगर देखते तो उसके उसमें कुछ चैनल्स होते हैं। चैनल्स कौन कौन सा? तो यहाँ पर सोडियम के चैनल और पोटासियम के चैनल होते हैं।
जितनी भी सोडियम क्या बताया है कि सोडियम का कंसेंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा रहेगा, और सोडियम हमेशा बाहर में रहेगी, इसलिए सोडियम के जो चैनल होते हैं हमेशा बंद रहती है, सोडियम के चैनल हमेशा बंद रहती है। लेकिन पोटासियम के जो कुछ चैनल होते हैं, कुछ चैनल, मैक्सिमम चैनल, मोस्ट ऑफ द चैनल बंद रहता है, लेकिन कुछ चैनल यहाँ पर ओपन रहती है, मीन्स इनर सराउंडिंग से। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि ये हो गया आउटर सराउंडिंग और ये हो गया इनर सराउंडिंग। तो कुछ पोटासियम के चैनल ओपन रहते हैं, जिसके कारण अंदर इनर सराउंडिंग से पोटासियम कुछ अमाउंट में बाहर निकलते रहते हैं, कुछ अमाउंट में बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन बाहर से सोडियम जो है, सोडियम आयन अंदर नहीं आ पाती है, क्योंकि अंदर का जो कंसंट्रेशन है, सोडियम के जो चैनल होते हैं पूरा बंद रहता है, कुछ भी सब्सटेंस नहीं आ सकती है। अब जैसे इम्पल्स जनरेट हुआ, जैसे इम्पल्स जनरेट होती है, एक बताया है कि पोलराइज्ड स्टेट कितना होना चाहिए, तो -70 मिलीवोल्ट होना चाहिए, -70 मिलीवोल्ट इसका पोलराइज्ड स्टेट होती है। लेकिन जैसे ही इम्पल्स जनरेट हुआ, कैसे चोट लग जाती है, कुछ भी पेन होता है, तो उस समय में क्या होगा, तो कुछ चैनल ओपन होते हैं, मतलब कि अब यह जो है डीपोलराइज्ड स्टेट में जाना शुरू होता है। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा इम्पल्स जनरेट हुआ, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इम्पल्स नहीं है, बल्कि है क्या, तो वीक है। तो वीक जैसे ही जनरेट होगी, तो कुछ सोडियम के चैनल, ये हो गया सोडियम का चैनल मान लेते हैं, और ये हो गया पोटासियम चैनल। ये ब्लू कलर से हमने सोडियम चैनल, पोटासियम चैनल को बताया है, और रेड कलर से हमने सोडियम चैनल को बताया है। कुछ सोडियम के चैनल ओपन होते हैं और सोडियम आयन आउटर सराउंडिंग से इनर सराउंडिंग की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिसके कारण क्या होगा, हमने बताया हुआ था कि अगर हम इसके इनर सराउंडिंग की चर्चा करेंगे, तो इनर सराउंडिंग में क्या बताया है कि -70 मिलीवोल्ट माइक्रोवोल्ट नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन होना जरूरी है। लेकिन उस समय होता क्या है कि जैसे ही सोडियम आयन, अब इम्पल्स जनरेट हुआ, सोडियम आयन सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, अब कुछ अमाउंट में आएगा, तो यह क्या हो जाएगा, डीपोलराइज होना स्टार्ट होगा। कैसे डीपोलराइज होगा, तो -70 मिलीवोल्ट था, अब इस -70 मिलीवोल्ट से वह पहुंच जाता है -60 वोल्ट, क्योंकि कुछ माइनस में -70 है यहाँ पर, कुछ अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, माइनस का जो नंबर है, अमाउंट है, वह कम होगा। और जैसे ही कम होगा, और यहाँ पर यह भी गेन किया जाता है कि अगर वीक इम्पल्स है, तो उस कंडीशन में एक कुछ चैनल ओपन होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इम्पल्स होगी, स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, तो जितने भी सोडियम के चैनल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में है, सारे के सारे ओपन हो जाती है, और सेल के अंदर का जो निगेटिव कंसंट्रेशन यहाँ पे है, नेगेटिव आयन है, वह क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। आ जाता है 30, 20, -20, फिर धीरे धीरे इससे बढ़ जाता है +30, +50 तक चली जाती है। वैसे एनसीईआरटी ने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे -70 होना चाहिए इसका पोलराइज्ड स्टेट, लेकिन चला जाता है +50 में, मतलब सोडियम बहुत अधिक अमाउंट में सोडियम आयन सेल के अंदर में आ जाती है। अब तो यहाँ पर क्या देखे हैं कि ये +50 में चला गया है। जैसे +50 में जाती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, डीपोलराइज्ड स्टेट में जाना। डीपोलराइज्ड स्टेट में चला गया है। डीपोलराइज्ड स्टेट में जब चली जाती है, क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स जनरेट हुआ है, आयंस जो है, सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव कर गया है, पहुँच गया है +50 के आसपास में। यहाँ पर क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है। पहले था -70, जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है, और पोलराइज्ड स्टेट में होती है, लेकिन अब यहाँ पे पहुँच गया है +50 पे। सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है, आ गई है, और इस समय इसका पोटेंशियल हो गया है +50, जिस कारण से इस समय अब इसको कहा जाता है डीपोलराइज्ड स्टेट। और अब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। अब नर्व सेल क्या करेगा
कि अपने आप को जो इसके सेल के अंदर में जो -70 था, अब उसको रीगेन करने की कोशिश करेगा। रीगेन करने के लिए क्या होगा, तो अब यहाँ पर पोटासियम सेल के अंदर में जो था वह बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ पे पहले बताए हुए थे कि सोडियम के जो चैनल होते हैं वह पूरा पूरा बंद रहती है, लेकिन पोटासियम के कुछ चैनल ओपन रहती है। लेकिन जैसे ही इम्पल्स जनरेट हुआ, स्ट्रॉन्ग इम्पल्स था, सारे के सारे सोडियम के चैनल ओपन होकर अंदर आ गई है, और फिर पोटासियम वाला पार्ट सोडियम आयन सेल के अंदर आ गई है, यहाँ पर डिपोलराइज्ड स्टेट में चला गया है। तो पोटासियम के जितने चैनल होते हैं, पोटासियम के जो चैनल हैं, सारे के सारे पोटासियम के चैनल ओपन हो जाती है, और पोटासियम इनर सराउंडिंग से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देता है, इतनी तेजी से अंदर से बाहर जाती है कि फिर यह क्या होगा, तो +50 पे पहुंच चुकी थी, +50 से चला जाएगा +30, +30 से -20, -20 से -30, -30 से मान लेते हैं -60, -60 से -70, और यह नीचे की तरफ चला जाता है, -80 तक चला जाएगा। क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे पोटासियम बहुत तेजी से सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इस कंडीशन में क्या हुआ, तो यह अपने आप को चाहता क्या है कि हम वापस जो -70 मिलीवोल्ट है उस 70 मिलीवोल्ट को हम माइक्रोवोल्ट को हम गेन कर लें, लेकिन इसके जस्ट उल्टा होता है। उल्टा क्या होती है कि और अधिक अमाउंट में पोटासियम सेल के अंदर में से बाहर निकल जाता है। तो अपने आप को यह रिपोलराइज्ड कर लिया, लेकिन रिपोलराइज्ड किया, लेकिन और वह -80 पे चला जाता है, जिसके कारण क्या होगा, तो यह हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में चला जाता है। यहाँ पर हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में चला गया। जैसे ही हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में जाती है, तो अब हम यहाँ पर इस सोडियम पोटासियम पंप की चर्चा करेंगे। सोडियम पोटासियम पंप की चर्चा करते हैं। सोडियम पोटासियम पंप में क्या होगा कि अब यह सोडियम पोटासियम पंप क्या करेगा, तो अंदर इनर सराउंडिंग में, ये जो यहाँ पर इनर सराउंडिंग है और ये हो गया आउटर सराउंडिंग, इनर सराउंडिंग से यह जो तीन है, तीनों क्या करेगा, एक एक सोडियम को तीनों पकड़ लेगा अंदर से, और बाहर से 2 पोटासियम को ये ले लेती है, और क्या होगा, यह मूव कर जाती है। मान लेते हैं कि आपकी तरफ यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैप है, और यहाँ से बाहर ये आउटर सराउंडिंग होगी। इस आउटर सराउंडिंग में क्या करेगा, तो 2 पोटासियम को यह पिकअप करेगा, और अंदर वाले में इनर सराउंडिंग में 3 पोटासियम सोडियम को पिकअप करेगा, और तुरंत यहाँ पर यह मूव कर जाती है। मूव करने के बाद क्या होगा कि आउटर सराउंडिंग की तरफ जो सोडियम था वो सोडियम बाहर निकल जाती है, सोडियम अब बाहर चला गया और पोटासियम अंदर की तरफ आ जाती है, और इस तरीके से सोडियम पोटासियम पंप काम करती रहती है। सोडियम पोटासियम का यहाँ पर पंपिंग होती है, इनर सराउंडिंग से सोडियम बाहर की तरफ मूव करेगा, और आउटर सराउंडिंग से पोटासियम अंदर की तरफ यहाँ पर मूव करके आएगी। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यह जो एक ग्राफ के द्वारा हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अभी यह जब -70 मिलीवोल्ट के हम माइक्रोवोल्ट के हम जब चर्चा करेंगे, तो उस समय में इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट, क्योंकि सेल के अंदर इतना कंसंट्रेशन का होना जरूरी है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इम्पल्स जनरेट होती है, तो यह कुछ सोडियम के चैनल ओपन हुआ, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें देखे हुए थे कि पूरा का पूरा सोडियम चैनल ओपन हो जाती है, और पूरा सोडियम सेल के अंदर में आना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे कह दिया डिपोलराइज्ड स्टेट। अब जब डिपोलराइज्ड स्टेट में चला गया है, तो यहाँ पर यह क्या करेगा, तो अपने आप को रिपोलराइज करने की कोशिश करेगा, और रिपोलराइज में इतना आ जाता है कि पोटासियम सेल के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और वह इतना तेजी से निकलना शुरू हो जाता है कि -80 पे चला गया, हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में आ जाती है, और फिर उसके बाद यह पुनः चाहेगा कि हम अपने आप को -70 मिलीवोल्ट पे, माइक्रोवोल्ट पे हम इसको गेन कर लें। तो यहाँ पर क्या जनरेट हुआ, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई है। अब एक्शन पोटेंशियल एक जगह पे, अब हम इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि पोजीशन ए पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। एक्शन पोटेंशियल
जनरेट हुई है, इस जगह पे एक्सटर्नल पोटेंशियल जनरेट हुई है। अब यहां पर देख लेते हैं, अभी हमने बताया हुआ था कि सेल के अंदर में प्रोटीन है। जब सोडियम अंदर इंटर करता है, सोडियम आयन जब अंदर चली जाती है, सेल के अंदर में आ गया, तो उस समय में होता क्या है, इस हम पोजीशन ए, पॉइंट ए की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इम्पल्स जनरेट हुआ है। अभी आगे यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल जनरेट हो गया, मतलब इम्पल्स यहाँ पर जनरेट हो गया है। अब ए से, ए के पास से अब बी के पास जाना है, बी से फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, सी के ऊपर में जाना है, तो कैसे आगे जाएगा, चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इस ए पोजीशन पे एक्सटर्नल पोटेंशियल जनरेट हुआ, हमने बताया कि सेल के अंदर में प्रोटीन का अमाउंट है, प्रोटीन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे ही सोडियम सेल के अंदर में इंटर किया तो सोडियम यहाँ पर आ गया, ये हो गया सोडियम। सोडियम क्या करेगा कि प्रोटीन के जो माइनस चार्ज है उस माइनस चार्ज को यह अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। जब ये सोडियम प्रोटीन के माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे जो पोलराइज्ड स्टेट था -70 माइक्रोवोल्ट, अब जैसे ही यहाँ पर सोडियम के द्वारा माइनस चार्ज निगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हुई। जैसे निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होगा, मान लेते हैं -60 पे आ गया, तो पहले बता चुके हैं कि अगर -60 पे आती है तो उसको हम कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट में आना, और जब भी डीपोलराइज्ड स्टेट में आएगा तो उसके कारण यहाँ पर इम्पल्स फिर एक्सटर्नल पोटेंशियल जनरेट होंगे, और एक्सटर्नल पोटेंशियल फिर वहाँ से डीपोलराइज से फिर यह डीपोलराइज होगा, फिर डीपोलराइज से हाइपरपोलराइज, इस तरह के यहाँ पे प्रोसेस चलते रहते हैं। और उसके बाद स्टार्ट होगा फिर, अब यहाँ पर सोडियम और पोटासियम का पंपिंग चलता रहेगा। सोडियम पोटासियम में क्या देखे हैं कि सोडियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा और बाहर से पोटासियम को लेके अंदर की तरफ आता जाएगा। फिर यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर तो अब यहाँ पे इम्पल्स कहाँ से आ गया, ए से बी की तरफ मूव किया। अब इम्पल्स, अब हम सी पोजीशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी सोडियम देखते हैं कि अंदर आया हुआ था, तो सोडियम अंदर आने के कारण इसमें यहाँ पर देखे हैं कि यह प्रोटीन को अपनी तरफ, प्रोटीन के ऊपर में जो निगेटिव चार्ज है उस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि डीपोलराइज्ड स्टेट में चला गया है, डीपोलराइज्ड स्टेट में चला गया है। और जैसे ही डीपोलराइज्ड स्टेट में जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, सोडियम पोटासियम पंप काम करेगा, और इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के कारण एक जगह से इम्पल्स दूसरी जगह कंडक्ट होती है। दैट मीन्स यहाँ पर हमने देखा कि इम्पल्स का जनरेशन, और यहाँ पे हमने बताया है कि एक जगह से पोजीशन ए से पोजीशन बी, पोजीशन बी से पोजीशन सी, एक जगह से दूसरी जगह इस इम्पल्स का कंडक्शन होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर समझ में नहीं आया है तो आप बार बार इस वीडियो को रिपीट करके, रिप्ले करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।